हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। वो है हमारा हिंदी व्याकरण का सीरीज। जो भी एग्ज़ाम में हिंदी से क्वेश्चन आता है व्याकरण वाले पर्सन से, तो उनका हम कुछ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने का कोशिश करेंगे, ताकि हमारा कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो 10th-12th का बोर्ड एग्ज़ाम हो, वहाँ से जो भी चैप्टर जो थोड़ा समझने वाला है, ट्रिकी है, जिससे क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उनको हम आने वाले 6-7 वीडियो में, 6-7 लेक्चर में हम जो उसको कवर करेंगे, वो भी अच्छे तरीके से समझ के और ट्रिक के साथ। ये रटना उठना नहीं पड़ेगा, आराम से ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो है मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो, बन जाए कम समय में। तो आज हम हिंदी व्याकरण का सीरीज में स्टार्ट करने वाले हैं शब्द के बारे में। शब्द भेद। तो हम चलिए समझते हैं आखिर शब्द क्या है। देखिए, ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जहां भी हिंदी का कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता हो। तो हम देखते हैं कि वर्णों या ध्वनियों के जो सार्थक मेल होता है, उसी को शब्द कहते हैं। तो आखिर सार्थक मेल क्या है? सार्थक, तो हम चलिए इसको नीचे समझते हैं। देखिए, कुछ शब्द जैसे हम यूज करते हैं, मिठाई उठाई, तो एक जो वर्ड आया मिठाई, वो एक सार्थक अर्थ आ रहा है उसका, लेकिन जो उठाई, मिठाई के साथ साथ जो वर्ड यूज है उठाई, उसका कोई सार्थक नहीं है, तो वो निरर्थक हो गया। उसी प्रकार हम देखें सार्थक शब्द कौन कौन सा है। जैसे ठंडा, जैसे बोलते हैं ठंडा उंडा लग रहा है, जाहिर सी बात है अभी मौसम काफी ज्यादा ठंड है, तो ठंडा उंडा तो लगेगा, तो ठंडा जो हो गया सार्थक शब्द हो गया, और जो उंडा जो हो गया वो निरर्थक शब्द हो गया। उसी प्रकार अगर ठंडा उंडा बढ़ गया, तो कम्बल उम्बल में बैठिए आराम से, कम्बल उम्बल ओढ़िए, तो कम्बल जो है वो सार्थक है, उम्बल क्या है, वो निरर्थक शब्द है। इसी प्रकार आजकल एक रील्स ट्रेंड में है, क्रिस का गाना सुनेगा, तो गाना जो हो गया ये सार्थक है, और वही कहेगा कि गाना ऊना सुनेगा, तो ऊना क्या हो गया, निरर्थक शब्द। इस प्रकार जब वर्णों और ध्वनियों का जब सार्थक मेल होता है, उसी को शब्द कहते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि शब्द जो है कहीं न कहीं दो प्रकार का हो सकता है। एक जिसका कोई न कोई सेंस आए, सार्थक शब्द, जो कोई न कोई जिसका कोई सेंस न निकले, निरर्थक शब्द। अब हम आगे देखते हैं बनावट या रचना के आधार पे शब्द। तो बनावट या रचना के आधार पे जो शब्द हैं, यह 3 हैं। कितने हैं? 3 शब्द हैं। कौन कौन? तो पहला है रूढ़ शब्द, फिर दूसरा है यौगिक, तीसरा योग रूढ़। रूढ़ जो है जिसके खंड किए जाने पे, जिसका विच्छेद, संधि विच्छेद अलग कर देने पर अर्थ न निकले, ठीक ना, वैसे शब्द को कहेंगे रूढ़ शब्द। जैसे चाय है, चाय को अगर हम अलग कर देंगे इस दोनों को, तो फिर क्या होगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उसी प्रकार हवा है, फिर नाक है, कान है, पानी है, यानी जो भी छोटा छोटा शब्द है जिसको हम अलग कर देने पर उसका कोई अर्थ अगर नहीं निकलता है, उसी शब्द को क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द का मतलब है कि अगर उसका खंड कर दे, संधि विच्छेद कर दे, ठीक ना, खंड होने पर भी क्या निकले, उसका अर्थ निकले, तो वैसे शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे मातृभूमि, मातृ और भूमि को अलग अलग कर दे तो दोनों का अर्थ निकल रहा। गृह कार्य, गृह और कार्य को अलग अलग कर दे, फिर भी अर्थ निकल रहा। उसी प्रकार है स्वदेश, स्व मतलब खुद का, अपना, देश मतलब देश, ठीक ना। तो इस प्रकार जिसका खंड करने पर अर्थ निकले उसको हम यौगिक शब्द कहेंगे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसी में। देखिए, हम रचना की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। रूढ़ जिसका कोई अर्थ न निकले खंड करने पे, यौगिक जिसका अर्थ निकल जाए। अब अगला है योग रूढ़। योग रूढ़ क्या कहता है कि जिसका कोई विशेष अर्थ हो, उसको हम योग रूढ़ कहेंगे। जैसे पंकज, पंकज का मतलब तो कमल। दशानंद, दशानंद मतलब रावण, ठीक ना। लंबोदर, लंबोदर का मतलब गणेश। ये क्या है, विशेष अर्थ धारण कर रहा है, तो वैसे शब्द जो विशेष अर्थ जिसका हो उसको योग रूढ़ कहेंगे। अब हम आगे देखते हैं उत्पत्ति के आधार पे। देखिए, उत्पत्ति यानी कि वो शब्द का जो जन्म है, जन्म कहाँ हुआ है, किस प्रकार हुआ, यानी उत्पत्ति कैसे हुआ है। इस प्रकार हम शब्द को 4 कैटेगरी में बांटे हैं। पहला है तत्सम, फिर तद्भव, फिर देशज, फिर लास्ट में विदेशज। तो हम एक एक करके चलिए देखते हैं। तत्सम जो शब्द है, यह संस्कृत के ही मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे पुष्प, जगत, अग्नि। देखिए, ये सारा का सारा संस्कृत वाला वर्ड है, ठीक है, जिसका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत के मूल शब्द को ही हम तत्सम कहते हैं। जैसे गोधूम, गेहूं को गोधूम कहते हैं, या दुग्ध, दुग्ध को दूध कहते हैं, कर्पूर, कर्पूर को कपूर कहते हैं, ठीक ना। तो तत्सम यानी संस्कृत के शब्द को तत्सम कहेंगे।
अगला है तद्भ। तद्भ क्या है? तो तत्सम का जब हिंदी रूप होता है तो हम उस शब्द को तद्भ कहते हैं। जैसे अग्नि ये हो गया तत्सम, इसी का अगर हिंदी रूप में देखिए आग, ये हो गया तद्भ। जैसे दूध ये हो गया तद्भ। जैसे कर्पूर का होता है कपूर, ये हो गया तद्भ। इस प्रकार तत्सम का हिंदी रूप को हम तद्भ कह सकते हैं। फिर आगे देखिए देशज कौन सा प्रकार है? देशज। देशज का मतलब है कि जिस शब्द का उत्पत्ति जो है देश के अंदर हुआ हो उसको हम देशज शब्द कहेंगे। जैसे डिबिया, पगड़ी, लोटा, समोसा, ये सब जो शब्द है इसका उत्पत्ति देश के अंदर हुआ है, ठीक ना, तो हम इस शब्द को कहेंगे देशज शब्द। अब हम अगला देखते हैं इसी में, अगला है विदेशज शब्द, यानी कि उत्पत्ति कहाँ हो? विदेश में हुआ हो, यानी कि अपना देश में इसका उत्पत्ति न हुआ हो। जो शब्द का उत्पत्ति विदेश में हुआ हो उसे हम विदेशज शब्द कहेंगे। इसे हम आगत भी कहते हैं। आगत मतलब कहीं से आया हुआ शब्द, यानी कि दूसरे जगह से, दूसरे देश से आया हुआ शब्द, तो इसको हम आगत भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक है पुत्रकाली। पुत्रकाली शब्द जो है जैसे तौलिया हो गया, अचार हो गया, तंबाकू हो गया, चाबी हो गया, ये सब कैसा शब्द है? पुत्रकाली शब्द है। कुछ शब्द देख ले तुर्की, जैसे तोप हो गया, बारूद हो जाएगा, कैंची हो गया, चाकू हो गया, ये सब तुर्की शब्द है। फिर है फारसी। फारसी जैसे दुकान हो गया, चश्मा हो गया, आदमी हो गया, रुमाल हो गया, नमक हो गया, ठीक ना, जमींदार हो गया, ये सब फारसी शब्द हैं। यानी ये सब का जो जन्म हुआ, उत्पत्ति कहाँ हुआ? विदेश में हुआ, इसलिए हम इसे विदेशज भी कहते हैं। चीनी शब्द भी देख लीजिए, जो चीन से आया हुआ शब्द, जैसे लीची, ये चीनी शब्द है। चाय, पटाखा, तूफान, ये सब चीन से आया हुआ शब्द है। चलिए आप लोग एक शब्द हमें बताइएगा कि रिक्शा। रिक्शा कौन सा शब्द है? किस देश का शब्द है? विदेशज तो है, लेकिन कौन सा देश का है? चलिए हम ही बता देते हैं, यह जापान का, ठीक है ना। रिक्शा जो शब्द है यह जापान का है। अब हम रूपांतर के दृष्टि से शब्द का भेद देखते हैं। दो प्रकार का रूपांतर का मतलब जिसका रूप में परिवर्तन हो जाए, ठीक ना। इस आधार पर शब्द को दो प्रकार में बांटे, एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। अगर हम विकारी का बात करें तो जो शब्द बदल जाए, ठीक है ना, ये बदलने वाले लोग हैं, ठीक ना, बदल जो जाएगा उसको हम कहेंगे विकारी, ठीक ना। यानी कि जो लिंग, वचन, कारक के अनुसार जो शब्द बदल जाए वह विकारी कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर कोई लड़का काला है तो उसको हम काला कहेंगे, फिर अगर कोई लड़की है तो उसको हम काली कहेंगे। सॉरी, ये एग्जाम्पल गलत ले लिए हम, पर ये यहाँ देखिए जो काला है ये पुल्लिंग, यानी कि पुरुष जाति के लिए, जो काली है वो स्त्री जाति के लिए यूज होगा, तो लिंग के अनुसार बदल गया। उसी पर वचन के अनुसार से भी बदल जाता है। जैसे छात्र एक हो गया, अगर ढेर सारा हो गया तो छात्रों, या अगर लिंग उसका बदल दे तो छात्रा। तो इस प्रकार से जो शब्द बदल जाए उसको हम कहते हैं विकारी। अब हम दूसरा देखते हैं अविकारी शब्द, जो न बदले, किसी भी परिस्थिति में वह न बदले, ठीक ना, लिंग, वचन, कारक के अनुसार वह कभी भी न बदले, उसको कहेंगे अविकारी शब्द। जैसे जो विश्वव्याधि बोधक शब्द होता है, संबंध बोधक, ये जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे हे, अरे, अजी, किंतु, परंतु, लेकिन, अथवा, ठीक ना, ये सब जो शब्द है ये कभी भी नहीं बदलते हैं, तो इसलिए अविकारी शब्द है। एक हम और देख लेते हैं कि संकर शब्द क्या है। देखिए संकर का मतलब होता है कि जब कोई शब्द दो भाषाओं से मिलकर बना हो, जब दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बनता है तो उसको हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिएगा तुरंत समझ में आ जाएगा, आसान है, बहुत ही आसान है। जैसे लाठी और चार्ज, ये दो अलग अलग शब्द मिलकर के लाठी चार्ज बना, तो लाठी चार्ज संकर शब्द। जैसे टिकट घर, ये भी दो अलग अलग से बना, टिकट प्लस घर। राजमहल, राज प्लस महल। तो ये था हमारा आज का शब्द टॉपिक पे ये छोटा सा वीडियो, और इसमें जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप इसको समझ करके आप जवाब दे सकते हैं एग्जाम में, और आराम से 1 से 2 मार्क्स, जो भी 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो बन जाएगा। इस प्रकार हम आने वाले वीडियो में, छोटा छोटा ही वीडियो रहेगा, उसमें जैसे कि हम वर्ण हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, और भी जो जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, बिना टाइम को बर्बाद किए हम मेन पॉइंट पे पढ़ेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन बने। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही।